Okay, a very good morning to all of you and finally welcome back. कल तुम लोगों का सीपीटी है कुछ? Any subject CPT? You have? अच्छा इंग्लिश का. चलो ठीक है. तो सीपीटी है. So I'm wondering what will happen to your आपके का भी कोई न्यूज़ तो है नहीं वैसे, है ना? चलो देखते हैं क्या होता है. अगर होना भी होगा ना तो आई थिंक आजकल में अनाउंसमेंट हो जाएगा अगर होना होगा. और अगर अभी नहीं होता है तो दैट केस तो समझ लो कि 20 के बाद ही होगा. अब कहाँ ऐसे शॉर्ट नोटिस पे करेंगे, है ना? चलो एनीवे, तो लाइक गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम ऋषभ, हर्षित, पार्थ, गर्व एज यूजुअल, प्रणाम, ध्रुव, सोम, अरियंत. चलो तो लाइक लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. yesterday we were discussing on RMS values. तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं RMS के ऊपर और उसके बाद जो है हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है ना? और इसमें बेसिकली क्या ना, वो जो लीनियर वाला हमने कल टेक्निक एकदम फैग एंड ऑफ द क्लास पे डिस्कस किया था, आई थिंक उसी को एम्फेसाइज करने के लिए ही ये क्वेश्चन है. तो लेट्स सेट द थिंग्स रोलिंग नाउ, ठीक है ना? तो जैसे this suppose the question, ये E नॉट है, ये 3 नॉट है और ये जो है T/3 तक, ये काम करो, इसको T/2 तक कर लो और ये कर दो 2T/3 तक. तो ये हो गया T/2 तक, ये 2T/3 तक और ये हो गया T, और ये हो गया लेटस से माइनस E नॉट. ठीक है? तो एज यूजुअल द प्लेन सिंपल क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द E एवरेज, E मीन एंड E RMS. तो क्वेश्चन इज find out E average, E mean and E RMS. चलो go ahead. ठीक है? E average, E mean and E RMS is what is a question. Just start. I mean, E naught है. She has given the answer for RMS also as 2E. Som has given it as root 59/18E. Okay. अलग आंसर्स आ रहे हैं. I think that's what in any case happens in general also, है ना? चलो ठीक है. So let's start. Saksham has also given the RMS as 2E naught. So that's probably the answer. जब सबके आंसर्स इतने सारे आ रहे हैं सेम, I think इतना कोइंसिडेंस तो शायद नहीं होगा, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट. तो therefore we are basically handling this pattern. तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, है ना, 3E naught और E naught, ये E naught है. तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं ये 0 हो गया. तो अगर मैं इसको T मान लेता हूं, लेट्स इस पार्ट, वैसे मानने का कुछ भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अगर इस पार्ट को मैं T मानता हूं, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा ना, E और 3, तो यानी ये हो जाएगा 1:3, यानी T/2. ठीक है? So that would be the mathematics of it. So therefore ये E naught by root 3
होल स्क्वायर इंटू टी बाई टू, प्लस इस पोर्शन का ERMS को मैंने लिख दिया ERMS, तो ERMS का स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू ओवरऑल का, तो ओवरऑल का क्या होगा 3/√3 का होल स्क्वायर इंटू टोटल टाइम विच इज 3t/2। तो चलो टी तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक दैट्स इजी जॉब। तो देयरफॉर ERMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले जाता हूँ सारा, ये भी तो हो जाएगा E0 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9/3, 3 आ गया, 3 इंटू 3 9/2 माइनस 3 2s are 6, यानी 1/6 यार, ठीक है ना, that's what we are getting। तो ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 27, ये तो कल वाला वैल्यू आ रहा है मुझे लग रहा है, 27 - 1 26/6 यानी 13/3, ये तो कल वाला ही आ रहा है, कल भी इतना ही आया था। अच्छा कल भी शायद ऐसे ही कुछ वैल्यूज दिया होगा इसके सेम आ, तो 13/3 ना, ठीक है, यानी इस पोर्शन का तो आ गया 13/3 नॉट, ठीक है। तो देयरफॉर ये मैंने कल वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया क्या, सेम क्वेश्चन दिया था क्या कल भी, ये कुछ वैल्यूज वैल्यूज यही थी। हाँ सर लीनियर वाली की वैल्यूज यही थी। अच्छा अच्छा, बस सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट कर दिया क्या मैंने अभी कई बार हो जाता है बाय चांस। तो इन दैट केस तो क्या होगा ना, ये हो जाएगा t/2 इंटू √13/3 E0 का होल स्क्वायर प्लस ये t/2 से 2t/3 है ना, तो यानी t/6, तो t/6 इंटू 3 E0 का होल स्क्वायर प्लस t/3, 2t/3 से t, तो t/3 इंटू माइनस E0 का होल स्क्वायर। चलो E0 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्या लिखना RMS के अंदर है ना, वो तो एक ही बात होता है, इज इक्वल टू t इंटू RMS का स्क्वायर, ये RF है ना। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग फाइनली। इसका मतलब ये हुआ कि t तो चलो कैंसिल कर दो है ना, और ERMS ये भी कैंसिल हो गया, तो ERMS का स्क्वायर आ गया इक्वल टू E0 का स्क्वायर कॉमन, अब देखो क्या क्या 13/6 प्लस 9/6, तो यानी 3/2, यानी रहने दो 9/6 प्लस 1/3, तो 1/3 का लिख देता हूँ 2/6, ठीक है ना। तो 13 + 2 15 प्लस 9 24/6 यानी 4, बिल्कुल सही, यानी 4 E0 स्क्वायर, तो देयरफॉर ERMS, ठीक है। So all those answers that have come up as 2 E0 are actually correct, are actually perfectly correct. Som says कि मैंने थोड़ा T का आंसर गलत ले लिया, चलो कोई बात नहीं, but Som also later on gave the correct answer. So like Som, Aryan, Saksham, Shreyashi and Dev, everybody has given the right answer and that is 2 E0. So I think now more or less it's clear कि RMS कैसे निकालना होता है। बाकी मीन वाला का तो आसानी, I think 2 E0 into 2 T/2 है ना, तो अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो 2 E0 into T/2 plus 3 E0 into T/6 plus minus E0 into T/3 upon T। तो आई थिंक ये आ जाएगा 2/2 करके 1 प्लस हाफ 3/2 माइनस 1/3, तो 3/2 माइनस 1/3 यानी 1.5 माइनस, देख लेना 4/3 टाइप पे कुछ आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो एनीवे, और यहाँ पे अगर प्लस कर दोगे तो मीन आ जाएगा है ना, इसको प्लस कर दोगे तो मीन आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। सो आई थिंक दैट वाज अ इजी वन, तो लाइक दैट आई लीव इट टू यू, इसके लिए इतना कुछ मेहनत नहीं करेंगे है ना, ये मैं छोड़ देता हूँ। चलो तो फाइनली लेट्स मूव ऑन
to basic circuits. तो different types of circuits that you will get. यानी आज हम लोग बात करेंगे AC circuits. ई मीन और एवरेज का मैंने इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, नहीं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि चलो ठीक चलता है ना. आई थिंक दैट मच यू कैन मैनेज. ओके चलो तो लेट्स मूव ऑन नाउ टू बेसिक सर्किट्स. तो पहले करेंगे प्योर बाय द वे अल्टरनेटिंग करंट को. बाय द वे अल्टरनेटिंग करंट को जनरली हम लोग जो है एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज लाइक दिस. E is equal to E naught sin ओमेगा टी और ये हो गया रेजिस्टेंस R. ठीक है. ऐसे में क्या होता है कि जो करंट होगा वो क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. तो वेरी सिंपल. इसलिए पहला वाला सर्किट तो कुछ ज्यादा ही आसान. पहला वाला सर्किट तो ऑलमोस्ट समझो कि डीसी जैसे ही है, कुछ खास है ही नहीं, है ना. तो देयरफॉर I will be equal to E by R, यानी E naught by R into sin ओमेगा टी. तो इसको हम लिख देंगे as I naught. So this E naught is called as the peak voltage. Similarly, ये वाला हो जाएगा peak current. ठीक है, देख लो अच्छे से. और as I said, तो यानी I को मैं लिख सकता हूं as I naught sin ओमेगा टी. अच्छा अब पता क्या है कि हम लोग ना एक और चीज का एनालिसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द फेजर एनालिसिस या फेज एनालिसिस. देखो हमें पता है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है इसके साथ जो लगा हुआ चीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेज. तो यहाँ पे भी इसके साथ जो लगा हुआ चीज है वो है फेज. अब देखो वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी. करंट का फेज क्या है, वो भी ओमेगा टी, है ना. पता है इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, वी विल से दैट I and V are in सेम फेज. यानी वोल्टेज और करंट क्या है ना, सेम फेज पे. देख लो देख लो, यानी करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज. तो इसको हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं दैट कि कोई फेज डिफरेंस नहीं. सो वी कैन आल्सो से नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. इसके लिए एक और लैंग्वेज भी है. ये लैंग्वेजेस सारे फेमिलियर हो जाओ. क्यों, क्योंकि इसके अगले सर्किट्स में देखना इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा. ये तो कुछ ज्यादा ही आसान सर्किट है, इसमें कुछ खास नहीं है. But let's get familiar with the language and other things that we will be which will be needing in due course of time. ठीक है. तो therefore अब मैं क्या लिखूंगा, the same phase पे है करंट और वोल्टेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं है. इसके भी एक और लैंग्वेज है and that is what, that there is no lead or lag between current and voltage. देखो लीड लैग क्या होता है, जैसे मान लो किसी का फेज है 120 डिग्री और किसी का है सपोज 130 डिग्री. तो मैं 130 डिग्री वाले को क्या बोलूंगा, 10 डिग्री लीड कर रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ फेज. और दूसरे वाले को यानी 120 डिग्री क्या लिख सकता हूं कि वो 10 डिग्री लैग कर रहा है. सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफन यूज्ड. आई मीन तो देयरफॉर लीड और लैग का भी लैंग्वेज यूज होता है. तो 10 डिग्री लीड या 10 डिग्री लैग, ये इस एग्जांपल में है 130 डिग्री और 120 डिग्री. बट इन जनरल कुछ भी हो सकता है. तो इस केस में क्या हुआ, इसका भी फेज ओमेगा टी, वोल्टेज का भी फेज ओमेगा टी, करंट का भी फेज ओमेगा टी, है ना. तो देयरफॉर देयर इज नो लीड और लैग इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट. हो गया. अच्छा ये हो गया उसका ऑपोजिशन, ये हो गया उसका पीक वोल्टेज. तो देयरफॉर E naught by R will be the peak current. So I think that's simple, है ना. चलो, so that was another thing that we studied in this. इसके बाद आ जाते हैं एवरेज पावर. ठीक है.
तो एवरेज पावर कैसे निकलेगा? ना देखो पावर होता क्या है, तो P एवरेज विल बी इंटीग्रेशन P dt इंटू 1/t 0 t, यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम फुल साइकिल का एवरेज पावर निकाल रहे हैं, फुल साइकिल, ठीक है ना। तो फुल साइकिल एवरेज पावर क्या आएगा ना, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T P dt, ठीक है, देख लो अच्छे से। अब ये P क्या होता है, EI है ना, तो यानी इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 टू T, E तो E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I मतलब I नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू E नॉट I नॉट बाई टी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये देखो, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख देता हूं एज 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt 0 to t. अच्छा, cos 2 omega t dt, I think we already have some experience in it, and that is cos 2 omega t dt का जो इंटीग्रेशन होता है, देखना उसका आंसर 0 आता है ना, तो therefore this will be equal to 0, यानी बेसिकली dt का इंटीग्रेशन रह जाता है। ये cos 2 omega t dt, चलो मैं एक बार दिखा देता हूं, बट आगे से ध्यान रखना, cos 2 omega t dt 0 to t अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा टी 0 टू टी, ये होगा लिमिट्स लगा के। अगर टी पुट करूंगा तो साइन 4 पाई विच इज 0, 0 पुट करूंगा तो साइन 0 विच इज 0, यानी बेसिकली क्या होगा 0 माइनस 0, यानी क्या होगा ओवरऑल 0। इसको याद रखना क्यों, क्योंकि देखना ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसमें अक्सर ये इंटीग्रेशन आने वाला है, इस चैप्टर में देखना अक्सर ये इंटीग्रेशन आने वाला है, cos 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी, इस तरीके का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dt यानी t, तो t कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा इक्वल टू E नॉट I नॉट बाई 2t इंटू टी, यानी E नॉट बाई √2। ये एंड में मैंने थोड़ा सा जानबूझ के मैनिपुलेशन किया, ये वाला आंसर तो आया था E नॉट I नॉट बाई 2, ये t कैंसिल हो गया, तो आंसर आया था E नॉट I नॉट बाई 2, तो उसको मैंने मैनिपुलेट कर लिया E नॉट बाई √2 इंटू I नॉट बाई √2, क्यों, क्योंकि ये RMS के टर्म्स में लिखना चाह रहा था, मैंने पहले बोला कि RMS की पहचान, यानी ERMS into IRMS. So the average power finally becomes equal to what? The ERMS into IRMS. Have a look. ठीक है, ERMS into IRMS. So I think that is the end of the discussion on pure resistive circuit. ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का हम इतने डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट, यानी अगर मैं एक प्योर इंडक्टर अगर सर्किट में डाल दूंगा तो क्या होगा, यानी प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट, ठीक है। इस चीज का याद रखना, ये कई बार आएंगे, इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी dt 0 टू t, उसका भी आंसर 0 आता है, और इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी dt, उसका भी अगर मैं 0 टू t करता हूं उसका भी 0 आता है। तो ये दोनों रिजल्ट्स याद रखना, आगे जरूरत पड़ सकती है। चलो इसको मिटा देता हूं। Now let's look at the pure capacitive circuit. In fact, the results of this, that is the pure capacitive circuit and the pure inductive circuit, this is interesting. We'll see to that. तो ये हो गया सर्किट, यानी E is equal to E नॉट sin ओमेगा टी, ये हो गया कैपेसिटेंस C। तो therefore इस वोल्टेज के वजह से क्या होगा, चार्ज आएगा, Q is equal to CE, यानी C E नॉट sin ओमेगा टी, ये हो गया चार्ज। अगर
अगर ये चार्ज होगा तो करंट क्या होगा, dq dt, है ना. सो I will be dq dt, यानी C E नॉट और वो ओमेगा है और ये हो जाएगा cos ओमेगा t. Now we have a small problem at hand. Problem is that ये करंट का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा है. And not only that, अगर मुझे अब फेज कंपेयर करना है तो एक छोटा सा दिक्कत है. दिक्कत पता है क्या है कि ये है साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी. तो देखो जब तक फंक्शन कंपेरेबल ना हो तो हम उसके फेज को कैसे कंपेयर करके आंसर दें, है ना. अब एक tan फंक्शन आएगा, एक अगर कोसेक फंक्शन आएगा, तो इन दोनों का फेज कैसे कंपेयर करें, है ना. इट्स अ प्रॉब्लम. सो लेट मी रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस थ्रू अ स्मॉल चेंज, बल्कि टू चेंजेस. नाउ लुक एट दिस टू चेंजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल there are two changes I am doing. Have a look. Is equal to E naught by, now this I am going to call as I naught. तो ये हो जाएगा पीक करंट. तो पीक करंट कितना हो गया, E naught by 1 by ओमेगा सी. ठीक है ना, दैट इज द पीक करंट. और उसके बाद देखो cos ओमेगा टी है, इसका तो कंपेयर करके फेज लिखना मुश्किल है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ठीक है, sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. अब देखो कंपेरेबल हो, वोल्टेज है ना, चार्ज और अब करंट का देखो साइन, तो तीनों साइन फंक्शन आ गया. तो अब मैं कंपेयर कर सकता. तो कंपैरिजन में क्या निकल रहा है देखो, है ना, कि वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, चार्ज का फेज ओमेगा टी और करंट का फेज हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. यानी यहाँ पे तो फेज सेम नहीं आया, है ना. यहाँ पे तो फेज सेम नहीं आया ना. यहाँ पे जो है फेज में लीड लैग है ना. सो देयरफॉर देयर इज अ लीड लैग इन फेज दिस टाइम, है ना. चलो ठीक है. तो क्या है ना, E and Q are in same phase and I is pi by 2 ahead of E. है या नहीं, चेक करो. So I is basically pi by 2 ahead of E in this particular case at least. यही निकल रहा है ना. एक सेकंड. So this time there is a problem with the phase. ठीक है, have a look. अच्छा, now you might be thinking like this कि ये phase का significance क्या है? What is the significance of the word phase? You might be thinking like this. Well, actually there is a significance. इसका मतलब पता है क्या है? Same phase का होने का मतलब क्या होता है? So like physical significance. Physical significance of phase. Same phase का मतलब क्या हुआ? Same phase means that the two currents, the two quantities acquire zero values and peak values, their respective peak values. Together. Also, they grow and fall together. ये इसका ट्रू मीनिंग है. यानी अगर वोल्टेज बढ़ रहा होगा ना, देखना करंट भी बढ़ेगा.
अगर सेम फेज में हुआ तो, और अगर फेज सेम नहीं हुआ, इन दैट केस पता चले एक बढ़ रहा है तो उस समय दूसरा घट रहा है, थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ बढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद फिर उल्टा हो गया कि एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से दोनों इकट्ठे घट रहा है, फिर दोनों बढ़ रहा है, तो लाइक देयर वुड बी डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। यानी सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ और फॉल टुगेदर होगा। एक का जब अपना पीक वैल्यू होगा तो दूसरे की भी अपना पीक वैल्यू होगा, जरूरी नहीं कि पीक वैल्यूज के वैल्यू सेम हो जाए, वो तो कोई जरूरत नहीं है। मे बी एक का पीक वैल्यू 10 है, तो जब ये 10 होगा, दूसरे का पीक वैल्यू मान लो 15 है, तो वो उस समय 15 होगा। ये इसका सिग्निफिकेंस। फिर क्या करना, दोनों का जीरो वैल्यूज टुगेदर होगा, यानी दोनों का जो वैल्यूज जब जीरो होता है जिस मोमेंट पे, वो भी देखना टुगेदर यानी साथ में हो। तो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट थिंग्स दैट विल हैपन if the phase is the same, यानी they grow and fall together. So these are some of the things that are going to happen in case of same phase. ठीक है? I नॉट को क्या डिफाइन किया, इज व्हाट सक्षम इज आस्क्ड हमें। I नॉट ये है पूरा ये चीज I नॉट, पर इसके अंदर भी अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अभी करता हूं मैं एक्चुअली पहले फेज के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था कि फेज को हम कैसे इसको इंटरप्रेट करें और इसको कैसे इंपॉर्टेंस दे, तो वो चीज आ गया। सेम फेज का मतलब ये, डिफरेंट फेज में पता नहीं क्या हो। डिफरेंट फेज में ऐसे भी हो सकता है कि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ी देर तक तो दोनों इकट्ठे बढ़ा, फिर एक का घटना शुरू हो गया लेकिन दूसरा अभी भी बढ़े जा रहा है। तो इस तरीके से मतलब डिफरेंट फेज मतलब मिसमैच। पर वो मिसमैच जरूरी नहीं कि ऑपोजिट वाला हो, ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पार्टली मैच कर रहा है, मैच इन द सेंस की बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद मिसमैच हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी सेम फेज में तो सब कुछ सिमिलर होगा, पर डिफरेंट फेज में कुछ कुछ अलग होगा। अब पता नहीं क्या क्या अलग होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि फेज डिफरेंस कितना ज्यादा है या कम, ठीक है ना, तो वो चीज। चलो now let's proceed. So therefore we are seeing that same phase means that the two quantities acquire zero values and respective peak values together, also they grow and fall together. ये हो गया सेम फेज का मतलब, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो, वो है तुम्हारा ये वाला, ये। अब एक चीज बताओ मुझे, बड़ा सिंपल सा चीज पूछूंगा मैं, एंड दैट इज, अगर इन चीजों को देखते हो, करंट को देखते हो, तो देखो ये तो वोल्टेज है, ये तो वोल्टेज है, ये है 1/ω। अब बताओ, अगर ये एम्पियर है, यानी बेसिकली आई तो ये, यानी अगर ये एम्पियर है, ये अगर वोल्ट है, इसका मतलब इसका यूनिट क्या होगा, ओम। तो 1/ω/c यूनिट ऑफ ओम होना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज यानी वोल्ट बाय ओम करोगे तब ना एम्पियर आएगा। तो देयरफॉर एक यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग आ रहा है, इज दैट ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट है ओम, पर मैं इसको इतना अच्छे से मैच भी नहीं कर पा रहा हूं। पता क्यों? क्योंकि ओम यूनिट तो आ गया, पर ये रेजिस्टेंस थोड़ी है, ये तो कैपेसिटेंस है। फिर इसको क्या डिफाइन किया जाए, ये क्वांटिटी को 1/ω/c। तो इसलिए साइंटिस्टों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस। तो 1/ω/c इज इक्वल टू xc, यानी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस देखना एक और आएगा, तो इसलिए मैंने XC लिख दिया। तो इसको हम लोग कई बार बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो नाउ यू माइट सी, इसका मतलब ये तो एक ऑपोजिशन की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको रिएक्टेंस एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनिंग लगभग सिमिलर है कि यही ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है करंट का। अगर ये नहीं होता तो करंट एकदम से स्मूथ फ्लो हो गया होता, शॉर्ट सर्किट टाइप का हो गया होता, लेकिन ये ऑपोजिशन कर रहा है। पर इसके ऑपोजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेजिस्टेंस का ऑपोजिशन आर होता है, वो उसका अपना प्रॉपर्टी होता है। अगर 5 ओम है तो 5 ओम है, चाहे तुम कोई सा भी सर्किट में लगा दो। पर यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे जरा देखो, इसका जो ऑपोजिशन है, जिसको हम लोग कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कह रहे हैं, वो ओमेगा डिपेंडेंट। यानी अगर मैं इसके रिएक्टेंस का वो बनाऊंगा XC वर्सेस ओमेगा,
यानी मैं देख रहा हूँ कि इसका रिएक्टेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना, इसका जो रिएक्टेंस है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे ना, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अगर लो फ्रीक्वेंसी होगा तो हाई रिएक्टेंस होगा, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो लो रिएक्टेंस होगा। तो यानी क्या होगा, यानी क्या होगा, a capacitor blocks low frequency currents and allows इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को तो अलाउ करता है करंट। यानी अगर फ्रीक्वेंसी हाई रखोगे ना तो देखना उस सर्किट का करंट हाई हो जाएगा उसी वोल्टेज पे, क्योंकि ई नॉट तो सेम रखोगे, ओमेगा वेरी कर सकता है। तो अगर ओमेगा हाई रखोगे तो 1/ओमेगा सी लो हो जाएगा, यानी ऑपोजिशन लो, यानी करंट हाई। यानी अगर मान लो किसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है ना, और कैपेसिटर लगाते हो तो उसका करंट भी हाई होगा, द करंट विल आल्सो बी हाई। लेकिन अगर मान लो लो फ्रीक्वेंसी होगा तो यानी ओमेगा कम होगा, तो ओमेगा डिनोमिनेटर में, तो यानी ऑपोजिशन ज्यादा होगा, यानी क्या होगा, उसका करंट डाउन हो जाएगा। यानी समझो, अगर मान लो एक लो फ्रीक्वेंसी के एसी सर्किट में अगर मैं कैपेसिटर डालूंगा तो उसके करंट एकदम बैठ जाएगा, और अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में करंट कैपेसिटर डालूंगा तो इन दैट केस क्या होगा, उसका करंट हाई रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। इनफैक्ट इससे एक तार और भी जुड़ा हुआ है। देखो डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट सोच के देखो, डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट में जिसका फिक्स्ड है करंट, है ना, तो अगर मान लो करंट फिक्स होगा, अगर मान लो करंट फिक्स होगा यानी उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इंफिनिटी, है ना। यानी इन डीसी करंट एग्जांपल, इन डीसी करंट टाइम पीरियड इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर opposition by capacitor is equal to what, 1/0 into C, यानी infinity, and therefore in steady state देखो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ये वाला चीज, इसके साथ देखो डीसी का भी कैसे जुड़ा हुआ है ना। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो डीसी का कैसे जुड़ा हुआ है ना, डीसी का क्या होता है ना, वोल्टेज फिक्स है, यानी टाइम पीरियड इंफिनिटी हो गया, इनफाइनाइट टाइम बाद शायद बदलेगा, भाई बदलने का फ्रीक्वेंसी होता है, यानी फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, टाइम पीरियड इंफिनिटी तो फ्रीक्वेंसी 0, तो अगर ओमेगा 0 हो जाए तो ऑपोजिशन इनफाइनाइट, यानी कैपेसिटर डीसी सर्किट को इनफाइनाइट ऑपोजिशन देगा, और इस वजह से क्या होता है, उसके स्टेडी स्टेट में डीसी में क्या होता है, करंट 0 आता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है डीसी आरसी सर्किट्स वगैरह में, देखा कि कैपेसिटर की वजह से करंट उस वाले विंग में स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, 0 हो जाता है। देख लो, तो इन स्टेडी स्टेट I is equal to 0 in DC capacitive circuit. I think that's okay now. So in the meanwhile, there are some questions. Let's see. Krish has asked कि जैसे बोलते हैं ना कि इस फेज में डिम लाइट आ रही है तो फेज बदल कर देख लो, वही फेज है ना, है क्या ये? नहीं, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली क्या ना, हमारे घर में जो सप्लाई दिया जाता है ना, वो जनरली 3 फेज एसी में दिया जाता है। तो कभी किसी फेज में मान लो उधर से, हमारे यहाँ पे नहीं, लोकली नहीं, उधर से मान लो किसी फेज में वोल्टेज कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली उस वाले फेज वाले के साथ पावर कम हो जाए, एटसेट्रा। तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट यू आर आस्किंग इज अ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ये देखना, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो तो ही तुम ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर पढ़ो, और कोई इंजीनियरिंग करोगे तो इसके ऊपर ज्यादा जिक्र भी, ठीक है ना। अरियंत दास की हमने रिएक्टेंस क्यों डिफाइन किया? वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रिएक्टेंस क्यों डिफाइन किया, तो ये देखो बेसिकली क्या नहीं, ये ऑपोजिशन, दिस इज बेसिकली ऑपोजिशन बाय कैपेसिटर, तो दिस इज नथिंग बट ऑपोजिशन बाय कैपेसिटर। तो मैं इसको रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर भी कह सकता था, है ना,
लेकिन हमने नहीं बोला, यानी साइंटिस्टों ने नाम नहीं दिया, उसके पीछे रीजन पता क्या है कि देखो रेजिस्टेंस में क्या होता है, इनवेरिएबली कुछ ना कुछ पावर आउटपुट या डिसिपेशन होता है। रेजिस्टेंस में इनवेरिएबली कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन होता है, यानी पावर कुछ ना कुछ हीट वीट लॉस कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा, देखना इसमें ऐसे जो है नहीं होगा। तो क्या होगा, लेट्स सी। तो अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा मुझे वो भी करना पड़ेगा, इसके ग्राफ्स वगैरह भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी करता है। अब हम बात करना चाहते हैं पावर एवरेज। पावर एवरेज क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई आई डी टी 0 to t। तो ई तो है वही ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई क्या है ना, आई को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा ये तो आई नॉट है, ये तो आई नॉट है, तो मैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ। ये तो फेज वेज के चक्कर में हमने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, पर अदरवाइज देखा जाए तो अच्छा हाँ, एक चीज और भी तो है, इसका बताना भूल गया, इज दैट आई लीड्स ई बाय y by 2, या कह सकते हो e lags i। ये दोनों लैंग्वेज चलता है बाय द वे, ठीक है ना, याद रखना ये दोनों ही लैंग्वेज चलेगा, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज चलता है कि i का फेज पाई बाय 2 ज्यादा है वोल्टेज से, यानी लीड कर रहा है, या वोल्टेज का फेज करंट से पीछे है, यानी लैग कर रहा है। तो दोनों लैंग्वेज चलता है। अब इसका क्या कंसीक्वेंस है वो अभी देख, दैट विल सी। तो पावर एवरेज होगा ई आई डी टी, यानी ई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू आई नॉट कॉस ओमेगा टी dt is equal to E naught I naught by 2t into अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी dt 0 to t या cos 2 ओमेगा टी 0 to t, दोनों का वैल्यू 0 आता है, so therefore this will be 0। यानी एवरेज पावर क्या होगा कैपेसिटेंस का, 0 आता। नहीं वैसे ये क्या चक्कर है, एक्चुअली देखो इसमें कोई ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं है। एवरेज पावर क्यों 0 आया, सोचो, जब कैपेसिटर का चार्ज बढ़ रहा है, ये देखो कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। अभी मैं उसका ग्राफ बनाने वाला हूं, जस्ट थोड़ा सा रुको। तो देयरफॉर ये चार्ज जब बढ़ा तो कैपेसिटर ने क्या किया, सर्किट से एनर्जी लिया है, यानी उस समय कैपेसिटर का पावर पॉजिटिव है, एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन फिर बाद में चार्ज घटेगा, यानी चार्ज रिलीज करता रहेगा, चार्ज रिलीज करेगा मतलब क्या, तो उसका एनर्जी घट जाएगा, तो पावर नेगेटिव। देयरफॉर ओवरऑल अगर देखोगे तो देखना आधे टाइम पावर पॉजिटिव होता है और आधे टाइम पावर नेगेटिव। देयरफॉर फुल साइकिल एवरेज अगर देखोगे तो इन दैट केस एवरेज पावर क्या आएगा, 0। याद रखना ये फुल साइकिल की बात कर रहा हूं, इसलिए देखो मैंने 0 से कैपिटल टी लिया। अगर तुम आधा साइकिल का कैलकुलेट करोगे तो पावर आ सकता है, ठीक है ना, आधा साइकिल का अगर कैलकुलेट करोगे तो पावर आ सकता है। नहीं मतलब अब भी क्यों आधे आधे में क्यों आ सकता है बोल रहे हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि कौन से पोर्शन का आधा ले रहे हो, है ना, तो ये भी तो डिपेंड करेगा ना। तो देखो अगर मान लो ऐसे कुछ किया कि आधा वो वाला पोर्शन लिया जिसमें एक फेज में चार्ज बढ़ रहा है एक में घट रहा है, तो फिर भी 0 होगा। लेकिन अगर मान लो कुछ और तरीके से करते हो तो दैट केस 0 नहीं भी आ सकता है। तो देखो उस पर कोई कमिटमेंट नहीं, ठीक है ना, सो नो कमिटमेंट। आधे साइकिल का पावर क्या होगा, आई डोंट नो, इट विल ऑल डिपेंड ऑन विच पार्ट ऑफ द हाफ साइकिल यू आर टेकिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि हाफ साइकिल में एवरेज पावर बन भी जाए, तो अपने आप देखिए, ठीक है। तो ये चीज है। Now let's move on to the next important thing, and that is a graph. ठीक है ना, ग्राफ। अब क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, दैट इज सक्षम्स की तो इसके मतलब आई की पीक वैल्यू जब आएंगी उसे डीसी के स्टेडी स्टेट से एनालॉगस समझ सकते हैं। ना डीसी के स्टेडी स्टेट में तो करंट हमेशा 0 आएगा इन कैपेसिटेंस। ये तो एसी में
जो है थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है ना, एसी में जो है वेरिएशन हो रहा है। बाय द वे मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने शायद असेसमेंट गलत कर लिया, पता है क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल में मुझे लगता है ना हमेशा ही जीरो है, हाफ साइकिल में लगता है हमेशा जीरो है, पता है क्यों? क्योंकि देखो अभी अगर चार्ज अगर देखते हो तो चार्ज वर्सेस टाइम, तो क्योंकि वोल्टेज एक काम करें एक ही ग्राफ में तीनों बना, तो फुल साइकिल एवरेज तो खैर जीरो आना ही है, मैं हाफ साइकिल का भी वो कर रहा हूँ। तो इसमें चार्ज, वोल्टेज और करंट तीनों प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है? तो लेट्स सी हाउ द प्लॉट विल बी। तो मान लो ये वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज, ये T/4, ये 2T/4, एक पूरे साइकिल का बना है 3T/4, 4T/4, थोड़ा सा और बना देता है 5T/4 तक बना। तो अगर मैं वोल्टेज देखता हूं तो क्योंकि हमने साइन ओमेगा टी का फंक्शन लिया है, यानी आ जाएगा वोल्टेज ऐसे। तो ये लेट से करंट है, ये I0 है, और ये मान लो है -I0, ठीक है? और करंट याद रखना कॉस फंक्शन है, देखो इसका ऐसे होता है। नाउ आई न्यू दैट दिस क्वेश्चन विल कम समहाउ, और वो है कि सीई की वैल्यू से बड़ी नहीं होगी। एक्चुअली देखो आई डोंट नो इसमें रिलेटिवली कौन ज्यादा ऊपर होगा नीचे होगा मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही ड्रॉ कर लिया कि मान लो वोल्टेज है फिर सीई। अब देखो सीई नॉट का वैल्यू ई नॉट से ज्यादा होगा या कम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्यों? वो तो सी पे डिपेंड करेगा। सी अगर मिली फैराड माइक्रोफैराड में हुआ तब तो उसके वैल्यू काफी कम होगा। तो देखो आई डोंट नो, नंबर वन। नंबर टू इज दैट जरूरी थोड़ी कि तीनों का स्केल सेम ले रखा है ना, हो सकता है कि वोल्टेज का स्केल अलग है, तो वोल्टेज में एक डिवीजन का अलग वैल्यू है, और करंट के एक डिवीजन में वैल्यूज अलग प्लॉट किया जा रहा है, और चार्ज का हो सकता है कि अलग प्लॉट किया जा रहा है। सो देयरफॉर लेट्स नॉट लुक एट दैट डिबेट। अभी ये हो सकता है कि आई नॉट को उधर कर लो, इसको चार्ज को कर लो, या चार्ज को बाहर करके करंट बीच में करके वोल्टेज कम कर लो, ये सब कॉम्बिनेशंस होंगे। डोंट लुक एट दैट, व्हाट यू लुक एट इज द पैटर्न और द वेरिएशन, वो देखो, लुक एट दैट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ लो, वो पैटर्न और वेरिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एनीथिंग एल्स, वो देखो। तो मैं एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा हूं, and that is where I want to discuss, and that is and that is देखो जरा, जिस समय वोल्टेज जीरो है, ये काला वाला वोल्टेज है, उस समय करंट मैक्सिमम। ये थोड़ा कॉमन सेंस के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे ये कुछ कॉमन सेंस के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जिस समय वोल्टेज जीरो है उस समय करंट मैक्सिमम है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस वर्ड? ये मेरे कॉमन सेंस के तो खिलाफ काम कर रहा है कि जिस समय वोल्टेज जीरो है करंट मैक्सिमम है। नॉट ओनली दैट, जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट जीरो है।
यानी सर्किट में वोल्टेज सबसे ज्यादा जा रहा है जिस वक्त, उस समय करंट है ही नहीं, और जिस समय वोल्टेज ही नहीं है सर्किट में, उस समय करंट एकदम अपने पीक वैल्यू पे। ये क्या चक्कर, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? ये कुछ कॉमन सेंस के खिलाफ काम कर रहा है सब कुछ सर्किट में। ये कॉमन सेंस कहता है वोल्टेज अगर ज्यादा है सर्किट का, तो यानी करंट तेज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए वैल्यू, और वोल्टेज है ही नहीं तो करंट भी नहीं है। बट यहाँ तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे जब वोल्टेज है ही नहीं, जीरो है, करंट मैक्सिमम, और जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है तो करंट जीरो। क्या एक्सप्लेनेशन है? नाउ अरिहंत सेड कि ये तो डेल्टा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अब देखो इसमें भी इस आंसर में भी एक प्रॉब्लम है कि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं सर्किट। देखो रेजिस्टेंस से एक्सप्लेन करना इज अ लिटिल कॉन्ट्रडिक्शन। ये तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, नो रेजिस्टेंस, आइडियल सर्किट। अब कैसे एक्सप्लेन करें? अंश सेड कि इसमें लिमिट्स लग रहा होगा। नॉट एग्जैक्टली लिमिट्स तो खैर, तो क्योंकि इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है ना, तो हर पॉइंट पे तो कैसे लिमिट लगाओ? अरिहंत सेड कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वोल्टेज एंड नॉट वोल्टेज। तो अगर डेल्टा वोल्टेज के हिसाब से भी चलोगे तो यहाँ तो डेल्टा वोल्टेज जीरो है ना? क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का चेंज देखोगे समय के साथ तो जीरो आ रहा है, तो दैट मे बी एन एक्सप्लेनेशन, दैट मे बी एन एक्सप्लेनेशन। But I think Shreyashi has given the best explanation. Shreyashi has given the best explanation. अरिहंत ने भी ठीक ही दिया, और सक्षम ने भी कुछ दिया है स्टार्ट में डीटी टाइम बाद अगर डीक्यू होगा तो कैपेसिटर ने कोई ज्यादा अपोजिंग वोल्टेज नहीं, तो इसलिए आई मैक्स आ गया। Okay, now Saksham has also given a decently good explanation, but I think the most crisp explanation has come from Shreyashi, and that is करंट तो एक्चुअली चार्ज का टाइम का ग्राफ का स्लोप होगा ना, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो लेट्स नॉट फॉलो करंट फ्रॉम वोल्टेज और फ्रॉम समथिंग एल्स। अरिहंत ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो भी मोटा मोटा काम करेगा कि देखो यहाँ पे तो करंट जो हो रहा है वो चेंज ऑफ वोल्टेज की वजह से हो रहा है ना, चेंज ऑफ वोल्टेज से क्यों? क्योंकि चार्ज के चेंज से हो रहा है, और चार्ज का चेंज में क्या होता है? कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो चार्ज का चेंज कब होता है? ना कैपेसिटेंस इनटू चेंज ऑफ वोल्टेज। तो जब चेंज ऑफ वोल्टेज हाई है उस समय करंट हाई है, और जब चेंज ऑफ वोल्टेज जीरो, तो देखो यहाँ पे चेंज ऑफ वोल्टेज जीरो है, इसलिए देखो करंट जीरो आ गया। But I think the most crisp explanation is from Shreyashi, as she was just saying, and that is कि चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, इसलिए करंट के लिए काम करते हैं हम लोग बीच वाले ग्राफ पे चलते हैं जो डॉटेड वाला है, चार्ज टाइम वाला। ये देखो ये डॉटेड वाला चार्ज टाइम, अब देखो इसका स्लोप सबसे ज्यादा अभी है, देख रहे हो? इसका स्लोप सबसे ज्यादा अभी है, देख रहे हो? और वो स्लोप घटता जा रहा है, और वो स्लोप देखो यहाँ पे जीरो है, देख रहे हो? यहाँ पे स्लोप जीरो है, और फिर देखो नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है, इसलिए देखो करंट नेगेटिव आ रहा है। Therefore, this I versus T graph is following straight away from the current graph. Sorry, charge versus time का slope का ग्राफ, ठीक है ना? That's what it is happening actually here. अब देख लो अच्छे से, ठीक है ना? तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो स्लोप जीरो है, देखो इसलिए देखो करंट जीरो है। यहाँ पे देखो स्लोप हाईएस्ट नेगेटिव, इसलिए देखो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू करंट पे। यहाँ पे देखो फिर से स्लोप जीरो हो जाता है यहाँ पे, इसलिए देखो करंट जीरो हो गया, और यहाँ पे देखो फिर से स्लोप हाईएस्ट पॉजिटिव है, ये देखो, तो therefore करंट भी देखो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे। Now that is the actual true explanation of the pattern of current, ठीक है ना? So that's how it is happening. चलो, so I think that's more or less now the graph. अच्छा, इसी में इसमें देखो क्या हो रहा है कि जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड घट रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि नेगेटिव है, वो इसलिए कोई डायरेक्शन पलट गया, but the point is that जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो देखो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर। फिर देखो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड घट रहा है,
यानी यहां तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, यहां तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। जब एक का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो दूसरे का घटता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, यानी टोटली आउट ऑफ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। तो ये इसके साथ जो है रिलेशनशिप है फेज का। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये तो चलो उसका बनाया कैपेसिटेंस का। अगर मैं इसी में रेजिस्टेंस का बनाता हूं तो रेजिस्टेंस में क्या था, रेजिस्टेंस में तो सब कुछ इन फेज था भाई, रेजिस्टेंस में तो सब कुछ इन फेज था। तो रेजिस्टेंस में कैसे था, रेजिस्टेंस में बड़ा सिंपल है, अगर ये वोल्टेज है तो करंट का हो जाएगा ये हो गया करंट। तो देखो वोल्टेज जब बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज जब पीक पे है तो करंट पीक पे है, जब वोल्टेज घट रहा है तो करंट घट रहा है, जब वोल्टेज जीरो हुआ तो करंट जीरो, वोल्टेज जब सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो करंट भी सबसे ज्यादा नेगेटिव, जब वोल्टेज वापस जीरो आया तो करंट जीरो, यानी करंट और वोल्टेज बिल्कुल एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, यानी सेम फेज। सो आई एंड ई फॉलो ईच अदर। क्यों, ये था प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। So now we have more or less pinned down what exactly is going to happen in case of pure capacitive circuit and also in case of pure resistive circuit. ठीक है ना, चलो I think that was a decently good discussion I mean on these two. अब हम एक काम करते हैं, बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। So now it's a pure inductive circuit, यानी सिर्फ इंडक्टर है, आइडियल केस है नो रेजिस्टेंस। क्या करते तो एज यूजुअल ई तो वही स्टार्ट होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एल है। तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाता हूँ, किरचॉफ्स लॉ, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई डी टी इक्वल टू जीरो। दो ही तो चीज है, एक इंडक्टर और एक ये वाला एसी सोर्स। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं तो इन दैट केस क्या आएगा ना, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल इंटू अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पता क्या प्रॉब्लम है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द इनिशियल करंट वैल्यू। क्यों, देखो अगर मान लो एकदम से वोल्टेज इनिशियली ज्यादा होता, जैसे अगर एकदम से वोल्टेज ज्यादा होता, जैसे अगर कॉस फंक्शन होता, ये तो साइन फंक्शन है, यानी साइन फंक्शन में वोल्टेज जीरो से धीरे 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 बढ़ेगा, अगर मैं उसको स्लो मोशन में इमेजिन करूं तो। अब देखो एकदम से अगर वोल्टेज होता है तो इंडक्टर एकदम से अपोज कर देंगे तो करंट जीरो करा देंगे, वो तो ठीक है, पर यहाँ पे एकदम से तो नहीं हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज जीरो है, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे देखा जाए तो कोई अपोजिट वो नहीं है, सडन चेंज ऑफ करंट नहीं। अब जब सडन चेंज ऑफ करंट नहीं है तो इंडक्टर का बिहेवियर एग्जैक्टली कैसे होगा, इसके बारे में हमने अभी तक उतना अच्छे से डिस्कस किया नहीं है ना। हमने अभी तक डिस्कस कैसे किया है, सडनली चेंज करना चाहते हो तो इंडक्टर एकदम से अपोज कर देता है और करंट को खत्म कर देता है या रोक देता है या एकदम मिनिमाइज कर देता है, ये अभी तक का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें करंट का बिहेवियर रिस्पॉन्स कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है और इंडक्टर चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। हाँ एक चीज जरूर है कि यहाँ पे चेंज ऑफ करंट तो होगा, क्यों, एसी सप्लाई है, करंट वोल्टेज सॉरी वोल्टेज फ्लेक्सिबल है, फ्लक्चुएटिंग है, तो करंट फिक्स तो हो नहीं सकता, और करंट अगर फिक्स नहीं है तो यानी करंट वेरिएबल, यानी करंट बदलेगा, करंट चेंज होगा, करंट चेंज होता है फ्लक्स चेंज होगा, यानी इंडक्टर अपोज करेंगे, पर उसके ऑपोजिशन को ना अच्छे से मैं भी फिलहाल जज नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए क्या है ना कि मैं कोई लिमिट नहीं लगा,
ये यार मान लो तुमको इनिशियल करंट नहीं पता तो तुम यहाँ पे लिमिट्स कैसे लगाओगे? इसलिए काम करो, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर, इनडेफिनिट, फिर बाद में कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन लगा के देखेंगे क्या होता है ना। चलो तो यानी I इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी यानी माइनस माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन एक चीज है, अच्छा इसको मैनिपुलेट कर लूंगा, इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी। मैंने क्या किया पता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया बाय मैनिपुलेटिंग दिस कॉस ओमेगा टी एज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखो उसमें ये आता और साथ में कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता क्या, ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल, उसके लिए मैं एक आइडिया लगा रहा हूं, जरा ध्यान से इस आइडिया को सुनो। आइडिया ये है कि देखो इसको तो चलो आई नॉट लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज योर आई नॉट, ई नॉट बाय ओमेगा इज आई नॉट। तो इस बार पीक तो आ गया, ठीक है ना, पीक करंट जो आई नॉट है वो तो आ गया, लेकिन एक चीज है कि करंट का एवरेज वैल्यू 0 होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट में, साइनोसॉइडल में इसका यही फीचर होता है कि करंट का एवरेज वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इस पार्ट का एवरेज करूंगा तो ये कॉस ओमेगा टी का एवरेज तो वैसे ही 0 आता है। अगर कॉस ओमेगा टी का तुम फुल साइकिल एवरेज कर दो क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? ये देखो ना, कॉस ओमेगा टी क्या होता है, ऐसे होता है, ये होता है फुल साइकिल। अगर इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता तो ये कॉस फंक्शन आता है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ देखो ये आता है, और ये भी तो कॉस ओमेगा टी है। चलो माइनस है तो इसको पलट देना, उसको पलट देना, तो वो तो अपने आप कर लो। तो मैं अगर इस माइनस को छुपा भी दूं तो इससे कॉस फंक्शन, तो कॉस फंक्शन का एवरेज तो फुल साइकिल का वैसे ही 0 आता है। और हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में ओवरऑल साइकिल एवरेज ऑफ द करंट हैज टू बी 0। तो देयरफॉर ये वाला एवरेज 0 करने के लिए ये वाला एवरेज तो 0 वैसे ही होगा, और अगर कोई कांस्टेंट का वैल्यू होगा तो वो कांस्टेंट कंट्रीब्यूट करेगा, फिर एवरेज 0 नहीं हो पाएगा। तो देयरफॉर अब इससे कंक्लूजन ही आ रहा है दैट C has to be equal to 0 so that I full cycle average is equal to 0। तो इस वाले पार्ट का तो वैसे एवरेज 0 आ जाएगा, फुल साइकिल एवरेज। तो अगर कांस्टेंट का वैल्यू कुछ रहेगा तो वो फिर कुछ ना कुछ एवरेज में कंट्रीब्यूशन कर डालेगा, और उससे साइकिल एवरेज का वैल्यू जो है ना करंट का 0 नहीं हो पाएगा। तो 0 कब हो पाएगा? ओनली व्हेन C is 0, यानी C खत्म हो गया। तो देयरफॉर फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया? देयरफॉर we have I is equal to I naught sin यानी इस बार कहानी पलट गया है ना, इस बार कहानी पलट गया। क्या पलट गया है ना, क्या पलट गया ना, इस बार कहानी में ट्विस्ट ये आ गया, इस बार I lags E by pi by 2, या कह सकते हो E देखो हेलो, अच्छा ये हो गया, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और सुनो। इस बार जो ऑपोजिशन है वो ओमेगा एल हो गया, फिर यानी इस बार ओमेगा एल इज नाउ द ऑपोजिशन, देयरफॉर ओमेगा एल will be now called as XL, will be called as reactance of inductor, reactance of inductor। Not only that, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा यानी इसका बिहेवियर कैपेसिटर का उल्टा है, देख रहे हो, इसका जो बिहेवियर है ना ये कैपेसिटर का बिल्कुल उल्टा है। देखिए इसके बिहेवियर क्या हो रहा है ना, कम ओमेगा पे कम ऑपोजिशन है, कैपेसिटर में उल्टा था, कम ओमेगा पे
ज्यादा ऑपोजिशन था कैपेसिटर का, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि ओमेगा इज लेस इंप्लाइज एक्सएल इज लेस। यानी ये क्या करेगा, ये करेगा ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा ओमेगा, तो ज्यादा ओमेगा अगर होगा तो ऑपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, तो उसको ब्लॉक कर देगा। और अलाउस यानी कैपेसिटर का उल्टा। इसके मतलब अगर तुम डीसी करंट देखते हो, है ना, तो देयरफॉर इन डीसी यानी डीसी करंट के लिए ऑपोजिशन क्या है, एक्सएल क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि ओमेगा जीरो है, समझे ना। तो देखो डीसी करंट में क्या होगा ना, एक्सएल जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि ओमेगा जीरो है, बस। यानी डीसी करंट को तो अपोज करेगा नहीं। इसलिए देखा होगा कि जब हमने इंडक्टर को डीसी में लगाया था, है ना, देखा होगा इसलिए कि जब हमने इंडक्टर को डीसी में लगाया था तो उसमें इनफाइनाइट सॉरी उसमें जीरो ऑपोजिशन था। यानी आफ्टर स्टेडी स्टेट करंट क्या था ना, जो रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर था वो ऑपोजिशन जीरो हो गया स्टेडी स्टेट। तो इसके लिए जगह नहीं है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं। हेंस इन स्टेडी स्टेट डीसी ऑपोजिशन ठीक है, ये मैं पढ़ के सुना देता हूं, ये बहुत छोटा छोटा लिखा है मैंने। हेंस इन स्टेडी स्टेट इन डीसी ऑपोजिशन बाय इंडक्टर इज व्हाट, जीरो। और यही अगर देखो कैपेसिटर में क्या आया था, स्टेडी स्टेट में जो ऑपोजिशन आया था वो इनफाइनाइट आया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर इंडक्टिव सर्किट बिहेवियर एंड अ प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट बिहेवियर। ठीक है ना, देख लो अच्छे से। ठीक है, आई होप इट्स ओके नाउ, फाइन। तो चलो ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना ही टाइम मिल पाएंगे आज, है ना। लाइक दैट्स व्हाट वी विल जस्ट गेट टाइम फॉर अ मिनट। तो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया बेसिकली एसी सर्किट के तीनों प्योर वाले वैल्यूज, एक प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, और तीनों के अपने अपने यूनिक फीचर बिहेवियरल फीचर्स। किसी में फेज का आगे पीछे होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में आगे होता है, किसी में पीछे होता है। फिर एवरेज पावर की बात है, फिर ऑपोजिशन में भी अंतर है। रेजिस्टेंस का ऑपोजिशन फिक्स होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटेंस में लो फ्रीक्वेंसी में हाई ऑपोजिशन, और इंडक्टर में हाई फ्रीक्वेंसी में हाई ऑपोजिशन। So there are some similarities, there are some differences which we are slowly looking up into. But in the next class, that is in tomorrow's class, we'll be taking up more general circuits. ठीक है ना। अब हम कल के क्लास में जो है अब ज्यादा जनरल सर्किट्स करेंगे, जिसमें मान लो रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों है, या तीनों लगा दिया, रेजिस्टेंस भी लगा दिया, इंडक्टेंस भी लगा दिया, कैपेसिटेंस भी लगा दिया, एंड सो ऑन. So that's what would be the focus and attention of tomorrow's session. Till then, enjoy yourself, have a good day, and we'll meet again tomorrow for another round of discussion on AC, but little different kind of a circuit. ठीक है, अभी इसका भी थोड़ा बचता है, इसको भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, have a good day, bye bye.